बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशंस है। इसमें सॉल्यूशंस के बारे में जो है वो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये आपका जो कोर्स है उस दिन भी हमने डिस्कस किया था जिस दिन हमारी कैंपस में क्लास हुई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है ये आप लोग जो है वो करेंगे इस सेमेस्टर में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो आगे फर्दर इसके जो हम पोर्शंस जो हमने करने हैं इसमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक्स है और सॉल्यूशन केमिस्ट्री है। तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री से हम जो है वो अपना ये जो है वो कोर्स स्टार्ट करेंगे और फिर जो है फर्दर आगे जो हम मूव करेंगे। तो आज जो है वो हम जस्ट कह लें कि इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में, और इनके जो यूनिट्स हैं जिनमें हम इनको जो है वो मेजर्स वगैरह इसके सॉल्यूशंस के जो यूनिट हैं वो हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ सिंगल फेज। कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें बेसिकली जो है वो दो टर्म्स अगर हम देखें तो नंबर वन होमोजेनियस मिक्सचर और सेकेंडली जो है दैट फॉर्म अ सिंगल फेज। सिंगल फेज मीन कि आपके पास लिक्विड फेज है या कोई भी अगर फेज है तो वो एक ही फेज होगा। यानी आप जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग जब वो सोल्यूशन बन जाता है तो वो एक ही फेज होगा। और ये डिफरेंट फेजेस जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो है इसमें होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है कि आपके जो पार्टिकल है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिक्सचर में, जो दो कंपोनेंट आपस में आपने मिलाए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और बिल्कुल जो है वो आप उनको फिर इजीली जो है वो डिफरेंशिएट ना कर सकें आंख के साथ देख के कि इसमें कौन कौन से जो है वो पार्टिकल या कौन कौन से दो कंपोनेंट जो है वो मौजूद हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसका होना भी ज़रूरी है सोल्यूशन के लिए। उसके बाद जो है वो इट शुड बी इन सिंगल फेज भी जो है वो होना चाहिए। और इसमें यह है कि क्वांटिटीज ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन कैन बी चेंज टू अ सर्टेन लिमिट, कि हम क्वांटिटीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सल्यूट है और जो हमने सॉल्वेंट लिया है उन दोनों की डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं उनको हम जो है वो आपस में मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये एक ग्लास है जिसमें सॉइल कह लें या क्ले जो है वो उसका एक मिक्सचर बना हुआ है। मट्टी पानी में डाल के उसको जो है वो मिक्स किया हुआ है। और ये आपको इसमें देख लें कि वाटर में नज़र आ रहा है कि ये जो इसमें है सॉइल पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। इस क्लास को आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो तो फ़ौरन से सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होते। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास देख लें, जो नहर है, नहर के पानी को अगर आप देखें तो वो आपको गदला सा नज़र आता है। उसको आप निकाल के रख लें तो वो सेटल डाउन होते हैं वो भी। अगर आप देखें कि आप पानी लें बीकर में नहर से और उसको रख दें, एक दिन दो दिन बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्टिकल्स उसके जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो ज़्यादा कह लें कि फाइन, जितना कोई पार्टिकल्स जितना ज़्यादा फाइन होगा, जितना स्मॉल उसका साइज होगा, उतना वो ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें वाटर में जो गुजारेगा और ज़्यादा टाइम लेगा सेटल होने में। तो बहरहाल हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि अब देखें, इसमें हम देख के बता सकते हैं कि इसमें सॉलिड पार्टिकल है। और अगर आप ये देखें ग्लास की दूसरी साइड पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड तो हुए हैं लेकिन ये एक फेज में नहीं गए। मसलन अगर हमने ये सॉइल पार्टिकल्स जो है वो हम ऐड करते और ये वाटर के साथ मिलकर लिक्विड ही बन जाते और कोई कलर बन जाता है बेशक, तो उससे हमारे पास क्या होना था, एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जो है वो आना था। वो नहीं हुआ। तो इस तरह के जो है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं होते, ये मिक्सचर जो है इनको हम सस्पेंशंस कहते हैं, जिसमें जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं। और इनको आप इजीली जब आप रखें तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये आस्ता आस्ता सेटल डाउन होंगे और नीचे जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे।
इसके मुकाबले में ये जो हमारे पास बीकर है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें टेबल सॉल्ट जो है वो ऐड किया और उसको मिक्स किया, तो यहाँ पे देखें हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे ये वाटर है। इसमें जो सॉलिड साल्ट सोडियम क्लोराइड जो हमने ऐड किया, उसका कोई भी हमें कोई पार्टिकल इसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो डिसॉल्व हो गया। अब ये होमोजीनियस है क्योंकि हमने वाटर जो है वो लिक्विड लिया था और जो साल्ट था वो सॉलिड लिया था। तो लिक्विड सॉलिड का ये कॉम्बिनेशन था, जब हमने इसको मिक्स किया तो वो जो सॉलिड पार्टिकल थे वो डिसॉल्व हो गए, तो वो हमारे पास ये सोल्यूशन फॉर्मेशन हुई। जब सोल्यूशन फॉर्मेशन हुई तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ये आप देखेंगे आपको ये एक ही फेज नजर आ रहा है, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे। सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे आप ये देखें वाटर है तो इसकी एक साइड से दूसरी साइड आपको जो है वो कलर नज़र आ रहा है कि ये इट मीन्स कि इसमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है। ये एक क्लियर सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन की आप कह लें कि फिजिकल, आपने अगर देखना हो कि सोल्यूशन जो है वो सही बन गया है तो आप मिक्सिंग करने के बाद उसको देख सकते हैं कि उसमें से लाइट जो है वो पास कर रही है, उसमें कोई पार्टिकल्स आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहे, वो बिल्कुल क्लियर है, तो आप कह सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो बन गया। ये एक इमेज है जो इसमें डिफरेंट कलर्स के जो है वो सोल्यूशन, इनको भी अगर आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इनमें आपको नजर आ रहा है कि क्लियरली लाइट जो है वो पास होगी। अब ये कलर जो है ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, जैसे आपने KMnO4 देखा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, उसका जो है वो कलर आता है सॉरी सॉरी KMnO4 पोटाशियम परमंगनेट जो है उसका पर्पल कलर होता है। इस तरह जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2CrO उसका जो है वो ये हमारे पास और कलर होता है। कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा, जिसको कॉमनली नीला थोथा भी कहते हैं, तो ये इसका कलर जो है ब्लू होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स आते हैं, लेकिन इनके हम देखें तो ये सॉलिड अगर आप लें फॉर एग्जांपल KMnO4 आप लेते हैं सॉलिड, आप वाटर में डालते हैं, उसका कलर तो पर्पल बनेगा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट कलर होगा और उसमें कोई भी आपको KMnO4 पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे इन द फॉर्म सॉलिड फॉर्म में। वो एक ही लिक्विड फॉर्म में जो है वो सारा आपके पास एक फेज में जो है वो उसका सोल्यूशन बनेगा। इसके जो हमारे पास जो है वो ट्रू सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, कि आप जो है कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सोल्यूशन को देख के। मसलन हमारे पास जैसे ये दो है, ये हमारे पास सैंड सॉइल वाटर है, सॉइल प्लस वाटर है, ये साल्ट प्लस वाटर है, तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि इसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इसमें आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें साल्ट है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, कलरलेस सॉल्ट बहुत सारे हैं, तो ये हम इसको जो है वो इजीली आप कह लें कि इस तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेकंड जो है, द कंपोनेंट्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि हमारे पास जो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, अंडर द ग्रेविटी आप उसको रख दें तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नहर से आप पानी लें, मिट्टी के पार्टिकल्स जो उसमें सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो साल्ट है उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन नहीं होते। तो ये है कि इसमें ग्रेविटी के लिए हम जो है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जैसे आपके घरों में ये ड्रायर होते हैं जिसमें कपड़े वगैरह सुखाते हैं, इसी तरह की लेबॉर्ट्रीज में छोटी बनी होती है, उसमें हम टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन डाल के रख लेते हैं। तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही जो है वो वाटर भी, आप देखें ना घरों में अगर वो कपड़े को जब स्पिन करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वाटर जो है वो उसमें से निकल जाता है। तो इसी तरह अगर आप सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज में रख के चलाएं तो इस तरह क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स इंक्रीज होगी, फिर भी आप देखें कि सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी किसी भी ग्रेविटी आप इंक्रीज कर दें या नॉर्मल आप उसको रख के सॉल्यूशन, आप देख लें नमक का सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लें और उसको आप रख दें एक दिन 2 दिन 10 दिन, आप देखें कि वो सेटल डाउन पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये ट्रू सॉल्यूशन की निशानी है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेटल डाउन नहीं होते। द वेरियस कंपोनेंट कैन बी obtained by process like crystallization, डिस्टिलेशन एंड evaporation। हाँ, इसमें से अगर हमने सेपरेशन करनी है तो फिर हमारे पास टेक्निक्स हैं, मसलन साल्ट प्लस वाटर, इसका आप सोल्यूशन बना लेते हैं, आप इसको
हीट करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसमें वाटर जो है वो वेपोरेट होता रहेगा, और जब ये सारा वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाएगा तो सॉलिड साल्ट आपके पास जो है वो दोबारा से नीचे आपको मिल जाएगा। इसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इससे आप इसी तरह डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन में भी जो है वो हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको, उनकी जो आप कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके बेस पे जो है वो एक दूसरे को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह वेपोरेशन है। वेपोरेशन में सिंपली अगर आप देखें, आप जो है वो वाटर लें, उसमें साल्ट ऐड करें और उसको थोड़े से बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में डाल के आप रख दें बाहर, या कहीं पे भी रख दें, तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेशन होगी, वाटर जो है वो उसमें से खत्म हो जाएगा और नीचे जो है वो साल्ट बचेंगे। ये इसकी एक एग्जांपल मैं सिंपल अगर आपको दूं तो जो हमारे जिन एरियाज में जो हमारा ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन का पानी जिसको हम कहते हैं, वो सही नहीं है, तो अगर आप उन एरियाज में जाएं तो देखें कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो, अगर वो घर में भी जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ जब वो ड्राई होगा तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, नीचे से आपको सरफेस जो है वो वाइट वाइट नजर आएगी। तो उससे में क्या होता है कि जो साल्ट उसमें मौजूद होते हैं वो उस वहाँ पे रह जाते हैं, वाटर जो है वेपोरेट कर जाता है इस तरह। ये तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इजीली जैसे स्टेनर जो है उसके साथ या किसी फिल्टर के साथ आप इसको फिल्टर करके इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। नंबर 4 जो है, इसमें वेरियस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन शो देयर प्रॉपर्टीज टू प्रूव देयर प्रेजेंस, कि इसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज के थ्रू अपनी प्रेजेंस जो है उसको शो करते हैं। मसलन आपने एफएससी में जो है वो साल्ट एनालिसिस हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी आप ये टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से आयंस जो हैं वो कौन से पार्ट मौजूद हैं। तो इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो हम उसमें से सोडियम के लिए अगर कोई टेस्ट करते हैं तो वो सोडियम की प्रेजेंस जो है वो इसकी इंडिकेशन होगी। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि सोल्यूशन बनने के बाद ये नहीं होता कि सोडियम जो है वो बिल्कुल ही आप उसको बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसमें आप उसका अगर कोई केमिकल टेस्ट करते हैं तो आपको सोडियम का भी पता चलेगा कि इसमें सोडियम है, वो कितने परसेंट है, वो सारा कुछ हम कर लेते हैं। क्लोरीन जो है उसका भी पता कर सकते हैं हम। तो इसी तरह जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं जो सोल्यूशन में मौजूद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनकी प्रेजेंस जो है वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेक करने से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी हम जो है उनका आइडिया कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट मौजूद हैं। ओके जी, अब कुछ टर्म इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस हैं कॉमन सी, उसको हम पढ़ के देख लेते हैं। इन द सॉल्यूशन देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो एज सच इन विच कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। इट इज द इन दिस रेस्पेक्ट that a true solution differs from a compound in which the components are present in a fixed ratio. Solution जो है इसमें कोई आप कह लें कि फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। जो कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं डिफरेंट रेशियोज में हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है, अब इसमें देखें कंपाउंड और सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। कंपाउंड जो है उसमें रेशियो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, अब जब भी आप सोडियम क्लोराइड बनाएंगे या कहीं से भी आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसमें एक आयन जो है वो सोडियम का होगा, एक क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन 1 1 होंगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, CaCl2 है, एक कैल्शियम, 2 क्लोरीन, तो इस तरह ये होगा। H2O है जैसे हम कहते हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये कंपाउंड्स हैं। इनमें रेशियोज जो हैं वो फिक्स हैं। सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता। मसलन हम अगर कहते हैं कि हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है वाटर में, तो वो हम 1 मिलीग्राम लेके बना सकते हैं। 1 मिलीग्राम साल्ट ले लें, 1 ग्राम साल्ट ले लें, वाटर 1 लीटर ले लें, वाटर जो है वो 500 ml ले लें, हाफ लीटर ले लें, तो वो डिफरेंट हम उसका चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ये हम नहीं कर सकते। कंपाउंड में जो है वो कंपोनेंट्स की रेशियोज जो है वो फिक्स होती हैं। ओके जी, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन आर जनरली रेफर टू एज द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सॉल्यूट और
सॉल्वेंट से जो है वो रेफर करते हैं। इसमें सल्यूट जो है वो क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है दैट डिसॉल्व एंड अ सॉल्वेंट इज वन इन विच डिसोल्यूशन टेक प्लेस। सल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है और जिसमें ये डिसॉल्व होगा, जिसमें डिसोल्यूशन होगी, वो सॉल्वेंट होता है। तो एक और हम इसको कहते हैं कि जनरली हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है ये प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो सल्यूट होता है इसकी क्वांटिटी जो कम होती है। यानी आप कह लें कि सिंपली अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, आपके पास सोल्यूशन है, आपने पता करना है कि इसमें सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आप देखें कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉरी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, सॉरी, वो सल्यूट होगा। तो ये सल्यूट जो है इसकी क्वांटिटी कम होती है। Thus, for a solution in which one component is a gas or a solid and the other is liquid, the former is solute and the latter is solvent। ये जैसे अब गैस का गैस का लिक्विड में सोल्यूशन हो सकता है, जिसकी एग्जांपल आपकी ये कार्बोनेटेड वाटर जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये कोक और स्प्राइट वगैरह, इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ये सोल्यूशन जो है वो वाटर में हमने बनाया होता है। तो इसमें जो गैस होती है वो एज ए सोल्यूट और जो आपका वाटर है वो एज ए सॉल्वेंट जो है वो एक्ट करता है। When both the component are liquid present together in different proportions, the major component is considered the solvent and the minor component the solute। ठीक है, एक तो ये है कि आपके पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। आप कहते हैं कि जी जैसे गैस है और लिक्विड है, हमने कहा जी गैस इसमें कम है, तो ये हमारा जो गैस जो है वो सोल्यूट है, जो लिक्विड है ये सॉल्वेंट है। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट आपके जो है वो लिक्विड ही हों, ठीक है, आप जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम HCl इन दी लिक्विड फॉर्म में लेके साथ वाटर मिक्स करके हम HCl का सोल्यूशन जो है वो, या और हम इस तरह के जो लिक्विड्स हैं उनका जो सोल्यूशन जब हम बनाएंगे, तो फिर जो है हम यही देखेंगे कि इसमें किसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। तो सो जो मेजर कंपोनेंट होगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी यानी जो माइनर कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सल्यूट होगा। However, for solutions where the two liquid component of the solution are present in equal proportion, one is justified to call each as either the solvent or solute। कि अगर आपके पास दोनों लिक्विड्स 50-50% हैं, दोनों का इक्वल पोर्शन है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको जो है वो सल्यूट कहते हैं, किसको जो है वो सॉल्वेंट कहते हैं। तब कोई ऐसी हमारे पास कह लें कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके तहत हम एक को जो है वो सल्यूट कह दें, एक को जो है वो सॉल्वेंट कह दें। अगर आप डिफरेंट क्वांटिटीज में हैं तो फिर जो लेस होगी वो सल्यूट है, जो ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट है। और अगर जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है, यानी 50% आपका एक कंपोनेंट है, 50% दूसरा कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड हैं, तो फिर हम किसी को भी सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कह सकते हैं। Okay, ji. When a solution contains at a given temperature, such as solute, as can be dissolved, the solution is said to be saturated. If the quantity of solute is less than its amount, it is known as unsaturated। दो हमारे पास आगे फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ जो है वो मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप घर चले जाएं और देखें, घर में वाटर लें, उसमें आप चाहे साल्ट ले लें या शुगर ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें, आप उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसमें मिक्स करें, तो वो उसमें जो है वो डिज़ोल्व होता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि आप मज़ीद जब ऐड करेंगे तो उसमें वो मिक्स नहीं होगा। ये उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, वो मज़ीद कंपोनेंट उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। ये एक टेम्परेचर के ऊपर होता है कि नहीं आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। अब अगर आप जो आपने सैचुरेटेड बनाया है रूम टेम्परेचर पे, इसी को उठा के आप हीट करना शुरू कर दें और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल 50 पे कर लें, तो आप देखें कि उसमें और मजीद जो है वो डिजोल्व होगा, और 50 के ऊपर फिर आप ऐड करते जाएं, एक और पॉइंट आएगा जहाँ पे ये 50 डिग्री पे भी आगे मजीद इसमें जो सल्यूट है वो ऐड नहीं, डिजोल्व नहीं होगा।
तो ये फिर 50 डिग्री पे उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी अब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट 50 डिग्री। आप 100 डिग्री कर लें तो 100 पे फिर यही काम होगा कि 100 जब आप करेंगे तो उसमें मज़ीद और जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि फिर वो जो है वो उसमें हल नहीं होगा, तो वो उसकी जो है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 100 डिग्री होगा। तो इसलिए जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होता है कि कोई भी टेम्परेचर आपने साथ मेंशन करना होता है। ये याद रखें जब भी आप सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें कि जी हमने ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, आपने साथ टेम्परेचर मेंशन करना होता है कि जी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट 25 डिग्री है, एट 50 डिग्री है, या 100 डिग्री है, या 80 डिग्री है, जिस भी टेम्परेचर पे आपने उसको बनाया हुआ है। और उसके अलावा जो भी है वो अनसैचुरेटेड है। मसलन रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने एक गिलास में एक जो था वो स्पून इसका शुगर का ऐड कर दिया, उसको डिज़ोल्व किया, इसमें अब मज़ीद उसी टेम्परेचर के ऊपर ऐड हो सकता है, हल हो सकता है, तो फिर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस में फ़र्क होता है। उसके बाद हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द quantity of the solute dissolved is more than the saturation value, this solution is said to be सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखें ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये हम टेम्परेचर इंक्रीज करके ही बनाते हैं। इसमें ये होता है कि हमने एक क्वांटिटी होती है हमारे पास के आप फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है या शुगर है, तो उसका 25 डिग्री पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी, वो आप करें तो उतनी ही उसकी होगी, मीन उसकी सैचुरेशन, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो उसी पे जाके बनेगा उस क्वांटिटी पे। लेकिन अगर आप उसकी सैचुरेशन जो है वो उसकी सैचुरेशन होने के बाद आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं और उसमें फिर मज़ीद ऐड करते जाते हैं, तो जहाँ तक आप उसकी जो है वो सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो अगर आप देखें 100 पे हमने कर लिया तो वो मज़ीद होगा, तो ये सुपर सैचुरेशन अब होना शुरू होगी। इसमें यह भी होता है कि आप देखें अगर 100 पे आपने डिज़ोल्व करके उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, तो आप जैसे ही नीचे से बर्नर बंद करेंगे और टेम्परेचर जो है वो 100 से 90 पे आएगा, तो जो उसमें से जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी फिर ख़त्म होगी, तो वो दोबारा से फिर वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सुपर सैचुरेशन होती है जब आप सैचुरेटेड पॉइंट से भी ऊपर उसको जो है वो डिज़ोल्व कर लें। इस तरह हमारे पास जो डिल्यूट सोल्यूशन होता है, डिल्यूट सोल्यूशन हम वो उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो। ठीक है, dilute solution is one in which quantity of solute is very small as compared to that of solvent. ठीक है, as the solution is dilute it proceeds toward ideality. A concentrated solution contains relatively higher amount of solute. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक dilute solution हो गया, एक concentrated solution हो गया। dilute solution वो है जिसमें solute की quantity solvent के comparison में बहुत ही कम होती है, और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो एज का जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। और अगर हम आगे जाके ये आइडियलिटी की मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट हमने आइडियल सोल्यूशन का जो है वो आगे पढ़ना है। आइडियलिटी का मतलब होता है आपके आइडियल सोल्यूशंस के करीब जो होते हैं। आप आइडियल सोल्यूशन के जो है वो जो आपके डिल्यूट सोल्यूशन होते हैं ये ज़्यादा जो है वो आइडियल की तरफ जाते हैं, और जो कंसनट्रेटेड आप कह लें जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वो आइडियल से रियल सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो मूव कर, तो ये आइडियल सॉल्यूशंस की और रियल सॉल्यूशंस की बाद जब आएगा हमारे पास टॉपिक तो हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी ये टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की। ये बाइनरी सॉल्यूशन की टाइप्स हैं एक्चुअली। बाइनरी सॉल्यूशन मींस इसमें सिर्फ जो है वो दो कंपोनेंट हों, तो हम आगे फर्दर जो भी स्टडी हमने करनी है सॉल्यूशंस की वो हम बाइनरी सॉल्यूशन पे ही रहेंगे। बाइनरी से ज़्यादा आगे जो है वो हम यानी दो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन तक की जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। इसमें टाइप 1 अगर आप देखें तो ये गैस गैस है, यानी गैस इन गैस, यानी इसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, ये एनी मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो एयर है। ये हमारी एयर जो है आपको पता है कि ये डिफरेंट गैसेस का
मिक्सचर है जिसमें लेकिन हम इन देखें कि ये सिंगल फेज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन हमें कोई नज़र तो नहीं आ रही, इसमें ये नाइट्रोजन का जा रहा है, ये ऑक्सीजन का जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिफरेंट गैसेस का जो है वो मिक्सचर है, ये काबिल कह सकते हैं कि गैस गैस सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए ये सोल्यूशन। उसके बाद गैस लिक्विड है, इसकी एग्जांपल अभी मैंने जैसे आपको बताई थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। इसके बाद गैस सॉलिड है, ये हाइड्रोजन इन प्लेडियम है। इसके अलावा लिक्विड गैस है, लिक्विड सोल्यूट और गैस सॉल्वेंट, तो ये वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ये हम कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड लिक्विड जो है ये अल्कोहल एंड वाटर है। इसके अलावा लिक्विड सॉलिड जो है मरकरी इन गोल्ड है, इसमें लिक्विड सोल्यूट, ठीक है, और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये देखें कि जो कॉन्सेप्ट हमारा एक जनरल सा है कि सॉलिड जो है वो इसमें सोल्यूट होगा और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा, वो सही नहीं है। इसमें हम जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से चलते हैं और डिफरेंट जो है वो वेरी हो सकता है। अब ये कहीं यहाँ पे ये सारे ये लिक्विड लिक्विड ये सारे सोल्यूट लिक्विड में है, लेकिन लिक्विड इन गैस हो गया, लिक्विड इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन सॉलिड जो है वो भी हो सकता है। ये मरकरी जो है वो लिक्विड है, इसमें जो अगर आप गोल्ड है उसमें ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा आप इसको करें मरकरी में तो इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो, तो ये लिक्विड मरकरी जो है वो एज ए सोल्यूट यहाँ पे एक्ट करेगी। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड गैस है, सब्लिमेशन जो होती है ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस, ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सॉलिड लिक्विड सॉल्ट इन वाटर है, सॉलिड सॉलिड कॉपर इन गोल्ड है, यानी गोल्ड में अगर आप कॉपर मिक्स करते हैं तो ये सॉलिड और सॉलिड का जो है वो हमारे पास ये बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तो ये डिफरेंट जो है वो आप इसको देखें, रीड करें कि हमारे पास ये जो है वो ये जस्ट आपके कह लें कि जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास इस तरह की जो है वो इसकी टाइप्स जो है वो होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट जो है इसको हमने कोई बहुत ज़्यादा डीपली या इसका कोई हमारे पास आप कह लें कि एक्सपेरिमेंटली या हमने इसको प्रूव नहीं करना, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं क्योंकि आगे हम जब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होंगे, तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो आप कह लें कि आपने इसको जस्ट इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। इसमें जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर 1 है ये मास परसेंट है, ठीक है, मास परसेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे वेट इन्वॉल्व होंगे। जब हम बात करेंगे मास की तो ये इसमें उनके कंपोनेंट्स के वेट इस्तेमाल होंगे। तो मास परसेंट जो होता है ये क्या होता है, ये कंपोनेंट द मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट बी इन अ सोल्यूशन इज गिवन बाय, कि अगर आपके पास सोल्यूशन जो है वो ए और बी का है, यानी ए प्लस बी, ठीक है, तो उसमें जो बी कंपोनेंट है अगर आपने देखना है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि बी का जो है वेट, यानी जो उसका जो मास है उसको दोनों के मास पे डिवाइड करके तो 100 पे ये कर लें, तो ये आपके पास जो है वो मास परसेंटेज जो है वो आ जाती है। तो एक्चुअली मास परसेंटेज क्या होती है कि बाई मास आपकी जो कंपोनेंट्स हैं दो, उनमें एक ही परसेंटेज दूसरे के लिहाज से क्या है। इस तरह अगर आपने एक ही फाइंड करनी है तो आप ऊपर जो है वो ए को रखेंगे, नीचे ए प्लस बी जो है वो ऐसे ही आएगा, तो ये आपके पास बी ए कंपोनेंट जो है उसकी आ जाएगी। जी, उसके बाद ये हमारे पास जो है वॉल्यूम परसेंट है। वॉल्यूम परसेंट बिल्कुल मास परसेंट की तरह है, लेकिन वहाँ पे हमने क्योंकि उनके मास की बात कर रहे थे हम उनके वेट लेंगे, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम है तो उनके हमने वॉल्यूम्स ले लें हैं, और जस्ट अगर आपके पास दो कंपोनेंट ए और बी हैं, आपने बी का उसमें देखना है कि वॉल्यूम कितना है, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके बी का वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो मोलैरिटी है ये आप कह लें कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हमारे पास यूनिट है वो ये यूज़ होते हैं जिनमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आते हैं। मोलैरिटी जो होती है ये नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन यूनिट, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, पर डीएम क्यूब और लीटर ये एक, यानी 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, ये सेम ही होता है। तो ये इसका मोलैरिटी है। इसी तरह अगर फार्मूला वेट हो तो उसको हम फॉर्मेलिटी भी कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे देखें
formality of the solution is number of formula weight dissolved in 1 dmq of the solution. It is usually denoted by f. तो ये मोलैरिटी और इसका जो है वो यूनिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 इसका मोलैलिटी है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क ये है कि मोलैरिटी में आपने नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर या 1 dm³ हमने देखा था क्या होते हैं, लेकिन इसमें जो है मोलैरिटी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी हमने सॉल्वेंट का वहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया था ना dm³ या लीटर, यहाँ पे हमने उसका जो है वो वेट लेना है, यानी 1 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, तो ये मोलैलिटी होगा। इसी तरह नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम में ही होगी, यानी नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट इन 1 dm³ या इन 1 लीटर। नॉर्मेलिटी में जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज होते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 98 है, लेकिन इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो 49 है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी ये सिर्फ मैं आपको एसिड्स का बता रहा हूँ, एसिड्स का। इसी तरह जो हमारे पास सॉल्वेंट जो सॉल्ट होते हैं उनकी वैलेंसी हम यूज़ करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। जो बेस होते हैं उसमें हमने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल आयन के ऊपर डिवाइड करना होता है, और जो एसिड होते हैं उनमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस पे हमने डिवाइड करके तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। उस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि वो कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो एक जो है वो कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी आती है। नंबर 6 जो है ये हमारे पास मोल फ्रैक्शंस हैं। मोल फ्रैक्शंस जो है ये ऑफ एनी कंपोनेंट सॉल्यूशन by the ratio of number of moles of the component to the total number of moles, कि आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें आपके जो स्पेसिफिक है उसकी फ्रैक्शन कितनी है। ये जैसे हमने मास में किया था ये ऑलमोस्ट वही है, लेकिन वहाँ पे हमने वेट यूज़ किया था, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करने हैं, इसलिए हम इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A प्लस बी जो है ये दो कंपोनेंट हैं जिसका हमने सोल्यूशन बनाया। इनके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमने ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, इनको ऐड कर दें और ऊपर जो है वो हम ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेंगे, तो ये हमारे पास ए की मोल फ्रैक्शन, और अगर हम बी ऊपर कर लेंगे तो ये हमारे पास बी की जो है मोल फ्रैक्शन आएगी। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं या 3 कंपोनेंट हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बाइनरी की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं तो उनकी अगर मोल फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास ये एक के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर ये एक से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है मीन्स आप मिस कर रहे हैं, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई ना कोई इसमें जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस हमने एक में देखनी है कि एज ए होल अगर वो 1 है तो उसमें एक जो है वो 0.3 हो सकता है, एक 0.7 हो सकता है, एक 0.2 0.8, इस तरह इनकी जो है वो डिफरेंट रेशियोज इसमें हो सकती हैं। लेकिन एट द एंड अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे यानी ए और बी की, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। 7 जो हमारे पास ये पार्ट्स पर मिलियन जो है ये ppm होता है, कि आपके जो आपका सल्यूट है वो कितने जो है वो पर मिलियन में है, यानी इसमें आप इसकी एक और भी हम कहते हैं कि मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में भी लेते हैं या मिलीग्राम पर किलोग्राम, देखें ये मिलीग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर ले सकते हैं। इसी तरह माइक्रोग्राम पर ml जो है वो कि एक कितने ml में कितने माइक्रोग्राम है, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये यानी आप कह लें कि 10⁻⁶ अगर आपके पास उसका है यानी वॉल्यूम जो है उसमें अगर एक पोर्शन है तो वो 1 ppm होगा, यानी 1 मिलीग्राम सॉरी 1 ग्राम अगर आएगा, यानी मास ऑफ द सल्यूट ये हम ग्राम्स में लेंगे और इसको ये हम जो है वो टोटल मास करके मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर, तो ये हमारे पास pp। इस तरह जो ppb है ये 10 पावर जो है वो 12 में आता है, और इसका अगर आप सिंपल देखें तो ये माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, यानी माइक्रोग्राम ऑफ NaOH
पर DMQ ऑफ द सोल्यूशन। तो ये इसके जो है हमारे पास डिफरेंट जो थे वो ये यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स जो हैं वो आपने इनको ज़्यादा डीपली जो है नहीं जाना, इसमें हम कोई जो है वो क्या कहते हैं इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी हम नहीं करेंगे। ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है, यानी आगे आगे जब हम यूज़ करेंगे तो ये आपको एटलीस्ट इनकी जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे सॉल्यूशंस के बारे में मज़ीद अगर हमने डिस्कस करना हुआ तो हम फिर जो कैंपस में हमारी क्लास होगी उसमें भी जो है वो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं। वो जो कैंपस में क्लास होगी उसमें भी हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे मज़ीद, अगर किसी ने कोई इसके बारे में जो है वो पूछना है। लेकिन इसमें मैं इसलिए इतना डिटेल से हमने इसको नहीं किया क्योंकि ये जस्ट हम इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये जो है वो यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर सॉल्यूशंस।